स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, नए साल का पहला हफ्ता खत्म होने वाला है और भारतीय बाज़ारों ने आखिरी दिन से एक दिन पहले मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अब दिखा दिया है कि हम अपने अलग हैं। हालांकि अमेरिकी बाज़ारों में अभी भी तस्वीर बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। अभी भी वहाँ पे आईटी स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी खासी मुनाफा वसूली चल रही है और मैं बता रहा हूँ कि अभी भी ये लगभग 10-15 दिन और चल सकती है। 10-15 दिन का मतलब ये नहीं कि रोज़ 100 पॉइंट गिरेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट सीजन नहीं शुरू होता, वहाँ पे गाइडेंस नहीं आते, आउटलुक नहीं पता चलता कैलेंडर ईयर 2024 का, तब से थोड़ी सी मुश्किल वहाँ पे रहेगी। लेकिन चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि वहाँ का मार्केट वीक हो रहा है, कुछ नहीं ऐसा। सिंपली जब 44% एक साल में इंडेक्स चलता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग आती है और आनी भी चाहिए, वो उसको हेल्दी बनाएगा। तो इसलिए कल आप देखिए वहाँ जॉब डेटा वगैरह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 8 बजे। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों ने ये बात समझ लिया है कि वहाँ को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भारतीय बाज़ारों में जो कल एक मजबूती आई है और अलग अलग सेक्टर्स के अगर आप बहुत सारी खबरें देखें, बहुत सारी, तो एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले हैं अमेरिका में। काफ़ी बड़ी संख्या में, फिगर में एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, आज टॉप हेडलाइन है, उसमें बहुत सारी कंपनी compete करेंगी इंडिया की। तो ऐसा नहीं कि तस्वीर आईटी के लिए ख़राब हो रही है, आईटी के लिए बहुत अच्छा है, सरकारी कंपनियों में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यतिन जी चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट और आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। नीरज जी, आज सुबह में पढ़ रहा था कि मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उन्होंने $500 मिलियन यानी लगभग 4000 करोड़ का शेयर बेच दिया फेसबुक का, मेटा का बेच दिया उन्होंने। तो इन्वेस्टर्स भी मजे कर रहे हैं, मुनाफा वसूली कर रहे हैं और प्रमोटर्स भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत माल बेच रहे हैं। यार मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मेरा स्टॉक 6 महीने में 4 गुना होगा तो मैं बेचूंगा। क्यों नहीं? खरीदा किस लिए था? प्रॉफिट के लिए खरीदा ना। इतना मैसिव प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है, तभी तो कोई नया आंधी आएगा, उसको नीचे मिलेगा। तो बताइए टीम कैसी बनाई? तो टीम की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स खबरों के आधार पे हमने चूज़ किए हैं और शुरू करते हैं डाबर के साथ। देखिए, डाबर ने Q3 का जो क्वार्टरली अपडेट दिया, वहाँ एक जो कॉमन पॉइंट है पिछले 2 क्वार्टर्स का, वो ये है कि रूरल मार्केट्स की ग्रोथ जो है अभी भी लैगिंग है। कंजम्पशन जो बढ़ रहा है वो आपको अर्बन मार्केट्स में, यानी जो मेट्रो इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी कंजम्पशन स्लो है, ये मैनेजमेंट कमेंट्री से निकल के आ रहा है। अगर हम दूसरी बात करें कि भाई कैसी रही वॉल्यूम ग्रोथ, तो उनको लगता है कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड टू बी इन मिड टू हाई सिंगल डिजिट्स, मतलब ये 7 से 10% के बीच वाला जो फिगर है, यहाँ आपको रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है जिसके कारण मैं स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, वो ये है कि मार्जिन्स, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है बेहतर होगा, तो आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है उससे बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन होगा और आपके मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे Q3 में। तो ये एक स्टॉक है जो अच्छे मार्जिन्स के आउटलुक के चलते ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज और इनकी सिस्टर कंसर्न जो है वारी ग्लोबल, इनका भी जो है वो IPO बहुत जल्द आने वाला है। RHP की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वारी रिन्यूएबल की बात करें तो यहाँ स्टॉक स्प्लिट के लिए बोर्ड मीटिंग होगी 20 जनवरी को। 2500 रुपये का स्टॉक है, तो यहाँ एक स्टॉक स्प्लिट की बोर्ड बैठक होगी, जिसके कारण स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा नीरज जी, खबरों की खामी थी तो स्पाइसजेट भी मैंने जो है वो टीम में शामिल किया है। स्मॉल कैप है, मोमेंटम में है और अगर हम बात करें तो क्रूड के दाम भी गिर रहे हैं। यहाँ CNBC TV 18 के हवाले से खबर आ रही है कि जो लेंडर्स हैं स्पाइसजेट और गो फर्स्ट के, वो अब जो NCLT का प्रोसेस है उसके अंदर जो टाइम एक्सटेंशन मांगा है स्पाइसजेट ने, उसको अलाउ करने पर विचार कर रहे हैं और आगे जाके ये जो स्पाइसजेट की एक होप है कि वो गो फर्स्ट को एक्वायर कर लेंगे या NCLT के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू इसको जो है लेके आएंगे अपने फोल्ड में, तो इसको थोड़ी बहुत एक मोमेंटम मिल रही है। ऑब्वियसली स्टॉक एक रनअप हो चुका है बहुत तेज़ी से, 2000 करोड़ का फंड रेजिंग भी कंपनी ने किया है, तो देखते हैं ये कैसे शेपअप होती है खबर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, नीरज जी, ये चौथा स्टॉक है मेरे रेडार पे और क्योंकि UBS की एक नई इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, 3600 रुपये का टारगेट इन्होंने रखा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे। नए ऑर्डर्स की जो ग्रोथ है और रेवेन्यू ग्रोथ है वो 16% आपको दिखाई पड़ेगी अगले 3-4 वित्त वर्षों में
और 20% का प्रॉफिट CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ऐसा UBS का मानना है। तो रेवेन्यू ग्रोथ से बेटर आपका प्रॉफिट ग्रोथ होगा और जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 3 गुना होने की उम्मीद है FY 26 में। तो ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है और जो नए हेलीकॉप्टर की रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, इसका पूरा फ़ायदा HAL को होगा। और क्योंकि नीरज जी हम बात कर रहे हैं डिफेंस कंपनीज की, तो BEL और BDL यहाँ भी मुझे लगता है कि एक रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है इस रिपोर्ट का, क्योंकि इन जनरल हमने देखा है कि डिफेंस कंपनीज में अच्छा मोमेंटम है। तो दूसरे 3 स्टॉक्स जो डिफेंस में से वो BEL और BDL। कितने बता दिया आपने? 6 बता दिए मैंने। 6 के पूरे। 6 पूरे बता दिए, क्योंकि वो HAL के साथ है ना, वो पूरी डिफेंस की थीम मैंने पूरी ली है। डिफेंस थी। तो अभी उसको छोड़ देता मैं तो फिर वो बुरा लगता दूसरे 2 स्टॉक्स को। BDL बुरा मान जाता कि मेरा नाम नहीं लिया HAL के सामने। हाँ। और नीरज जी आप देखिए, BDL मुझे बिल्कुल याद है 1000 रुपये था लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पे, और एक क्वार्टर का रिजल्ट का डेट भी नहीं आया और स्टॉक 1700-1800 का जो छू के आया है वो लेवल। तो मुझे लगता है ये 3 महीने के पीरियड में डबल हो गया शेयर। HAL का वो स्प्लिट या बोनस कब कितने पे हुआ था? 4000 के? हाँ, 1:1 हुआ था ये। नहीं 4000 नहीं, और 2-2.5-3 पे हुआ था। कितने का हो गया? भारत डायनेमिक्स नहीं, बी वो दिखाइए HAL डबल है, मतलब ये जो प्राइस है उससे डबल है। उससे डबल हो गया, मतलब ये 6000 का स्टॉक हो गया। और अभी भी इस पे कई सारी रिपोर्ट्स 3600 यानी 7200 का टारगेट, और कह रहे हैं कि इनका 3 गुना वो हो जाएगा, ऑर्डर बुक 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना वैसे ही ऑर्डर बुक सभी लोग बता रहे हैं। आप बताओ स्पाइस जेट पे सीरियसली वो बिड करेंगे? देखिए खुद ही चल रही है क्या? खुद की तो एक बैलेंस शीट की इशू है, लेकिन ये होपफुल है कि ये 2000 करोड़ का फंड रेज हो जाएगा। तो और क्या है, देखिए गो फर्स्ट का मुझे नहीं लगता है कि कोई टाइप का वैल्यूएशन या कोई पैसा निकालना पड़ेगा। इवेंचुअली जो डेट है उस पर हेयर कट लेके ये NCLT का प्रोसेस रन हो जाएगा। और ये गो फर्स्ट के प्रमोटर्स भी क्या कर रहे हैं, जैसे वो BBTC है, वो भी देख रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट ये एक न्यूज़ थी और कोई खबर नहीं थी। तो नहीं वो तो बस सही है कि मतलब स्पाइस जेट बिड करेंगे। और ये नीरज जी इंपॉर्टेंट बात है, TV18 की रिपोर्ट के हिसाब से लेंडर्स भी जो है वो अलाउ कर रहे हैं, मतलब स्पाइस जेट को समय दे रहे हैं कि भाई आप जो आ जाओ आइए, आपको बीड का जो अमाउंट है आपको जमा करना है, आपको समय चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नहीं तो जीरो ही है ना। चलिए चलो फिर जेट एयरवेज में तुमने देखा एक्विजिशन के बाद क्या हुआ, कुछ वैसे अगर है। भारत में इस समय भी एयरलाइंस पैसे नहीं बना रही ना, तो मैं ये कहूँगा कि मोस्ट इनकॉम्पिटेंट कंपनीज भारत में काम कर रही हैं। मेरे पास रिलीजियस टूरिज्म का डेटा मैंने कल शाम को निकाला है, इतना रोबस्ट डेटा शायद ही भारत में कभी निकला हो, उसके बावजूद आप पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो ये गजब है। कल से उसकी इंडिगो की पहली फ्लाइट अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरी है। क्या शानदार एयरपोर्ट। और खैर इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करें, कोशिश कर रहा हूँ कि एक शो भी करूँ रिलीजियस टूरिज्म पे पूरा। लेकिन चलिए अपनी टीम शुरुआत करते हैं। इसमें L&T फाइनेंस का उन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है Q3 का। तो जो रिटेल डिसबर्समेंट उसका है वो 14,500 करोड़ है, करीब 25% की ग्रोथ है। और रिटेल लोन बुक भी जो है 31% की रफ्तार से बढ़ी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा डेटा मजबूत आ रहा है। वैसे आज आप अखबारों में खबर पढ़िएगा, बहुत रोबस्ट ग्रोथ देखी है बैंकिंग फाइनेंस में थर्ड क्वार्टर में, और ये सब कंपनियों के डिटेल्स में दिए गए हैं। RBL बैंक भी उसी क्रम में हमने रखा है। इन्होंने भी अपने करीब 13% की रफ्तार से डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है। रिटेल जो है LCR उसमें भी 15-16% की ग्रोथ आई है। ग्रॉस एडवांसेस में 20% की अपसाइड है। तो RBL बैंक का भी ठीक ठाक डेटा आया है और स्टॉक में खैर रन अप ऑलरेडी हो चुका है। तीसरा इसी सेगमेंट में है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने थर्ड क्वार्टर का अपडेट दिया है। 11-12% इन्होंने कासा रेस किया है और वो करीब 20% हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बढ़ के आया है। YOY कम होगा, YOY सबका कम है, क्योंकि पहले हमेशा कासा बहुत ऊपर था, लेकिन क्वार्टरली इन्होंने इम्प्रूव किया है। कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक की जो है 96.3% है, अच्छी मानी जाएगी, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि तीनों ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपडेट आए हैं इसको आपको रडार पे रखना चाहिए। उसके बाद ल्यूपिन में एक टेंटेटिव अप्रूवल है, उनको US FDA से मिल गया है एक दवा बेचने के लिए, टैबलेट। और ये दवा जो है इनकी पीतमपुरा प्लांट में बनती है, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसके इलाज में काम आती है। तो आप ल्यूपिन को ध्यान में रखिएगा। ग्रासिम के लिए मैंने कहा था कि बोर्ड मीटिंग है, टीम में भी था शायद, और उसका डिटेल आ गया है। तो करीब 4000 करोड़ रुपए ये रेस करेंगे राइट्स के जरिए, और 2.2 करोड़ शेयर्स जारी किए जाएंगे 1812 रुपये के भाव पे। 2070 का प्राइस चल रहा है,
18-12 में करेंगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 10 जनवरी आपके लिए वो डेट है, यानी उससे पहले आपके पास ग्रासिम का शेयर होना चाहिए और 17 से 29 जनवरी के बीच में ये ऑप्शन खुलेगा कि आप राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेशियो कितना है? कम से कम 179 शेयर आपके पास होने चाहिए, तब आपको 6 राइट्स मिलेंगे। ये रेशियो तय किया गया है। तो ये ग्रासिम की डिटेल है और ग्रासिम लगातार फंड रेज कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने फंड रेज किया था क्योंकि उन्होंने 3-4 नई पेंट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हैं जो अभी शायद इसी क्वार्टर में जनवरी से मार्च बीच में अप एंड रनिंग हो जाएंगी। 6वां स्टॉक है बजाज ऑटो, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि बजाज ऑटो बहुत रनअप हो चुका है, केवल खबर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने चेतक के 2 नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं और इसका नाम है एक चेतक प्रीमियम, एक चेतक अर्बन। तो ये दोनों चेतक इनका इलेक्ट्रिक वाला स्कूटर है। तो ध्यान में रखिए, खबर एक अपडेट है, लेकिन स्टॉक में जो कि बाईबैक की खबर भी है, काफ़ी रनअप हो चुका है। तो देखते हैं किस तरह से मूव करता है। चलिए 6 स्टॉक दोनों टीम के हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक 6 तो हो चुके हैं। अगले 4 में पहला स्टॉक है CG पावर। इसमें एक UBS की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसका इनिशिएट किया है। टारगेट दिया है बाई कॉल का 580 रुपये पर शेयर का। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म स्केल पे कंपनी रिवाइव हो रही है। ग्राफिक भी दिखाती रही है, स्टॉक दिखाइए। एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, लीडरशिप टीम बहुत ठीक ठाक काम करी है, बहुत अच्छे इंडस्ट्री से बेटर रिटर्न ये लोग दिखा रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। देखिए अगेन यही पावर वाली थीम हो रही है, मैं बहुत बार 10 बार बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर डिलीवरेबल, पावर जनरेशन, ग्रीन, वाइट, ब्लू, जितना भी तरीके का पावर होता है उस सब पे बहुत ध्यान रखिएगा और इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप अभी बढ़ने वाला है। तो CG पावर में ध्यान रखिएगा, 580 का टारगेट दिया है। उसके बाद के 3 स्टॉक मेरे एक ही थीम पे हैं। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई, अब वो वसूली का टाइम आ गया है डिविडेंड का, है ना। तो सरकार, मतलब ये खबर छपी है कि सरकार चाहती है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी नीरज जी आज सुबह ही पेपर पढ़ रहा था क्योंकि खबर का अकाल था, तो मैं देख रहा था कि भाई कुछ मिल जाए। डाइवेस्टमेंट टारगेट शायद 40 से 50% कम होगा इस साल। इसीलिए ऐसे बुल मार्केट में डाइवेस्टमेंट टारगेट कम होगा, इसीलिए इस बार 12,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड वसूला जाएगा, जो कि पिछले साल से डबल है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड चाहिए और देना भी चाहिए कंपनियों को। तो ये खबर बाकायदा छपी हुई है और अब चूंकि मार्च से पहले डिविडेंड ले लेना है सरकार को, तो खबरें ये निकल के आ रही है कि इनडायरेक्टली कंपनियों से बोल दिया जाता है कि भाई आपको ह्यूज डिविडेंड देना है। तो आप ऑयल कंपनीज को देखिए, माइनिंग कंपनीज को देखिए, तो NMDC जैसे आप देखिए क्या ज़बरदस्त उनके पास कैश पड़ा हुआ है। ONGC, IOC सबके पास काफ़ी कैश है। तो मुझे लगता है कि इन सबसे अच्छे खासे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस बनती भी है। स्टॉक भी रनअप में है और इन सब की बैलेंस शीट में ह्यूज कैश है। तो अब देखते हैं कि कितना मिलता है, लेकिन सरकार का टारगेट है कि 120 बिलियन रुपीज़ यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए या डॉलर टर्म्स में कम से कम $1.5 बिलियन का पैसा आना है। तो रडार पर रखिए सरकारी कंपनियां जो अच्छी कमाई कर रही हैं, जिनमें जो भी लॉस में है, जैसे BHEL से आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको बहुत बड़ा डिविडेंड देंगी, लेकिन ये जो कैश मशीन्स हैं, ऑयल कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, उनसे आपको अच्छे खासे डिविडेंड मिलेंगे। जैसे NMDC तो 16,000 करके नेट रिजर्व पे बैठी हुई, डेट हटा दो तब भी उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो 3 स्टॉक ये रडार पर रखिएगा। 3 स्टॉक रडार 4 हो गए पूरे और एक CG पावर, 4 स्टॉक नीरज जी के हो गए। ब्रोकरेजेस के रडार पे जो स्टॉक्स हैं उस पे आएंगे, लेकिन उसके पहले एक फंड रेजिंग हुआ है। साकर हेल्थ केयर, ये कंपनी ने कुछ दिनों पहले एक फंड रेज अनाउंस किया, लगभग 350 करोड़ रुपए के आसपास का, और प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट्स ये कंपनी ने प्रमोटर्स और दूसरे इन्वेस्टर्स को जारी किया 384 रुपीज़ पर शेयर पे, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के आसपास ये फंड रेजिंग होता हुआ दिखाई पड़ा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फंड रेज होने वाला है साकर हेल्थ का, वो ऑन्कोलॉजी और जो प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपेंशन है उसके लिए होगा। गुजरात बेस्ड कंपनी है और फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी एग्रेसिव है। अच्छे रिटर्न्स भी पहले कंपनी ने कमा के दिए इन्वेस्टर्स को, तो शायद ये फंड रेजिंग के बाद और जो एक्सपेंशन प्लान्स है उसके चलते ये कंपनी फोकस पे रखी है। ऑब्वियसली अगर हम ब्रोकरेज के रेडार पे बात करें तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स की एक नई रिपोर्ट आई है IIFL फाइनेंस पे। पिछले दिनों आपने यहाँ ब्लॉक डील भी होती हुई देखी।
अभी इनिशिएटिंग कवरेज यहाँ किया है मोतीलाल ओसवाल ने आईएफएल फाइनेंस पे, टारगेट है 800 रुपये प्रति शेयर पे। यानी यहाँ से भी 30% की अपसाइड मोतीलाल ओसवाल को लगती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है। इनफैक्ट मोतीलाल को लगता है कि 25% की AUM ग्रोथ और 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी डिलीवर करने के लिए सक्षम है, और अच्छे ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन पे एग्रेसिव टारगेट भी है, जैसे कि मैंने पहले कहा 800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। मॉर्गन स्टैनली की ऑयल एंड गैस सेक्टर पे एक रिपोर्ट आई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर ऐसे भी फोकस में रहेगा, सरकारी कंपनी ऐसे भी फोकस में रहेगी, क्योंकि नीरज जी ने बोला है डिविडेंड भी देना होगा अच्छा। तो 2 स्टॉक्स रखिए रेडार पे, गेल और गुजरात गैस। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि इंडिया की जो गैस स्टॉक्स है सबसे बेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देती हैं ग्लोबली। और अगर हम गैस प्रोड्यूसर और सिटी गैस प्लेयर्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ और एक्सपेंशन, ये दोनों के चलते यहाँ तगड़ी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाली है। तो इनकी की पिक्स है गेल और गुजरात गैस। ऑब्वियसली ONGC और ऑयल इंडिया भी है, वो नीरज जी की टीम में शामिल है। तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि गेल और गुजरात गैस में अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए। ओके, तो ये 4 स्टॉक्स भी हो गए, यानी कुल 10-10 की टीम कंप्लीट। और एक छोटा सा एक बहुत ब्रेक, और उसके बाद से दोनों टीमों का है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब हम दिखाएंगे दोनों टीमों का रैप। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता जो हम डिस्कस कर रहे थे सुबह हर्षदा के साथ। कि सुबह सुबह मोदी जी ने देख लिया, आवाज़ देखते हैं मुझे बहुत ध्यान से। और हम लोगों ने ये, हर्षदा ने विश की कि अच्छा अगर ड्राइविंग नहीं कर सकते तो वही कर दे स्मॉलिंग, तो उन्होंने किया, बाकायदा फोटो आई उसकी। आई वाज सो थ्रिल्ड कि अरे मोदी जी ने आवाज़ की सुन ली और देखिए वो करके आए। और ये सब प्रूफ है हमारे पास, ऐसा नहीं हम बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्री क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने भी कहा था। लेकिन ये है, बट मोदी जी की तारीफ, बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है वो। बिल्कुल। अब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ करेंगे वो, लेकिन देखिए क्या है। तो बहुत शानदार तस्वीरें इन्होंने दिखाई। थैंक यू मोदी जी, आपने आवाज़ की सुनी। और हर्षदा ने एक और अपील कर डाली कि उसको बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, और बहुत प्लास्टिक वास्टिक जो लोग फेंकते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो होपफुली कि ये सब भी चीज़ें होती हुई दिखेंगी। चलिए फटाफट टीम रैप करते हैं। आप करेंगे पहले? हाँ, टीम रैप करते हैं और शुरू करते हैं डाबर के साथ। डाबर यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी ने कहा है सिंगल हाई डिजिट्स में रेवेन्यू ग्रोथ होगी, लेकिन उससे बेटर मार्जिन एक्सपैंड होकर आएंगे। तो शायद एक सिल्वर लाइनिंग है, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। वारे रिन्यूएबल्स बोर्ड मीटिंग है जनवरी 20 को स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करने के लिए। इसके अलावा स्पाइसजेट NCLT और जो बैंकर्स प्रोसेस रन कर रहे हैं गो एयर के लिए, उसमें स्पाइसजेट को मौका दिया जाएगा। लेंडर्स एक टाइम एक्सटेंशन भी देने पे विचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL और BDL डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि HAL पे आज UBS की एक बड़ी रिपोर्ट आई है 3,600 के टारगेट के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें साकर हेल्थ केयर फंड रेज के बाद ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑन्कोलॉजी में एक बड़ा एक्सपेंशन कंपनी करने वाली है। IIFL फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल की एक नई रिपोर्ट 800 रुपये के टारगेट के साथ। और मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश है इंडिया सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पे। गेल और गुजरात गैस, ये दोनों स्टॉक्स पे रहेंगे फोकस पे। जब अच्छे दिन आते हैं ना तो ऐसे ही आते हैं। अभी अनुज बताएंगे डिटेल में, लेकिन पहले रैप करते हैं हम लोग। L&T फाइनेंस और RBL बैंक, साथ ही उत्कर्ष फाइनेंस, और इन्होंने अच्छा बिजनेस अपडेट दिया है, तो इसलिए इनको ग्रीन पर रख सकते हैं। ल्यूपिन की एक दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में काम आती है, उसको US FDA से एक टेंटेटिव अप्रूवल मिला है, पीतमपुरा प्लांट में बनेगी। ग्रासिम ने राइट्स इशू के डिटेल्स दे दिए हैं, किस भाव पे आएगा, किस रेशियो पे आएगा, क्या तारीख है, सब कुछ डिटेल में उन्होंने अनाउंस कर दिया है। बजाज ऑटो में ध्यान रखिए, चेतक के 2 नए वेरिएंट्स इन्होंने लॉन्च किए। चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनका। CG पावर में UBS ने बाइकॉल के साथ कवरेज इनिशिएट की है। NMDC, ONGC, IOC, ध्यान रखिएगा, सरकार इस बार $1.5 बिलियन डिविडेंड लेना चाहती कंपनियों से रिपोर्ट आ गई। तो जितनी भी कैश रिच कंपनियां जिनके पास बहुत रिजर्व पड़ा हुआ है, उनमें ऑयल कंपनी, माइनिंग कंपनीज है, तो उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए।